हेलो फ्रेंड्स, ये पेपर रिको प्रोग्रामर के अंदर आया हुआ है और इसे हम मेन जो क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक अनुदेशक और सीनियर अनुदेशक के लिए उन्हें डिस्कस करेंगे। विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑन द डेक एज ए थंबनेल एंड यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड। देखो, पावर पॉइंट में थंबनेल की तरह आपको ऐसे इस तरीके से पूरी की पूरी स्लाइड है वो सब दिखने लग जाएगी। और इसे हम कौन सा वाला व्यू बोलेंगे पावर पॉइंट का? ये होता है स्लाइड सॉर्टर। और यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो आप स्लाइड को, किसी भी स्लाइड को आगे ला सकते हो, पीछे ले जा सकते हो। इस तरीके से सॉर्टिंग भी की जाती है, रीअरेंज कर सकते हैं हम स्लाइड को। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ब्राउज़र है या आईपी एड्रेस है? तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्राउज़र है। What protocol is used to find the hardware address of a local device? ये मैंने आपको नेटवर्क के रिवीजन में अभी बताया है। आपको क्या चाहिए? हार्डवेयर का एड्रेस। और हार्डवेयर के एड्रेस को कौन बताएगा? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कौन सा करेक्ट प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे? वो है ARP। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल पैकेट ऑन डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे जो सिंगल डेटा पैकेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ब्लॉक, पाथ, ग्रुप या फ्रेम? तो उसे बोला जाता है फ्रेम। फिजिकल लेयर में उसे बोला जाता है बिट। नेटवर्क लेयर में उसको बोला जाता है पैकेट। और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने बात की थी, अगर आप UDP के माध्यम से वायरलेस तरीके से डेटा भेजोगे तो डेटाग्राम। अगर आप TCP के माध्यम से डेटा भेजोगे, रिलायबल कनेक्शन के थ्रू आप डेटा भेजोगे, वो कहलाते हैं डेटा आपके सेगमेंट। ये कुछ डेटा टर्म्स हैं जो अलग अलग लेयर में अलग अलग नाम से पुकारी जाती हैं। ऊपर की जितनी भी लेयर हैं, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, तीनों में डेटा को बोला जाता है मैसेज। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑपरेटर इज़ यूज टू बिगिन विद वाइल एंटरिंग ए फॉर्मूला इन ए सेल? तो जब भी एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला शुरू करेंगे, किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे? इक्वल ऑपरेटर का। फॉर एग्जाम्पल इक्वल सम, देन आप इसके अंदर सेल का एड्रेस दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को आपको मशीन भाषा में कन्वर्ट करना है, आप क्या यूज़ करोगे? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। इंटरप्रेटर होगा, 3 तरह के इंटरप्रेटर होते हैं। एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। असेंबलर सिर्फ असेंबली भाषा के कोड को चेंज करता है मशीन में। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन में। और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करेगा और सबको एक साथ में 0-1 की भाषा में चेंज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द टर्म यूज टू रेफर द प्रोसेस ऑफ 2 मोडेम्स एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन या कम्युनिकेशन विद ईच अदर? एक ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे 2 मोडेम आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक लिंक एस्टेब्लिश करेगी। एक मोडेम यहाँ है और दूसरी मोडेम जो है वो यहाँ पे है। दोनों के बीच में हमें कम्युनिकेशन के लिए लिंक एस्टेब्लिश करना है। हैंडशेकिंग बोला जाएगा, इंटरैक्टिंग बोला जाएगा, लिंकिंग या कनेक्टिंग। देखो, इसे बोला जाता है हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग में क्या होता है, जो डिवाइस डेटा भेजना चाहती है, सबसे पहले वो क्या करेगी, वो दूसरी डिवाइस को एक सिंक पैकेट भेजती है, SYN सिंक पैकेट भेजती है। अब ये डिवाइस भी अगर इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है तो वो इसको रिप्लाई में एक एक्नॉलेजमेंट देती है। किस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट? कि मैंने ये सिंक पैकेट रिसीव कर लिया, इसे बोलेंगे सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट। अब इसे ये पता चल गया कि वो डिवाइस एकदम सही है, नेटवर्क में कनेक्टेड है और वो डेटा रिसीव करना चाहती है। अब ये डिवाइस इसको क्या करेगी, इस सिंक एक्नॉलेजमेंट का भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगी कि ठीक है, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गया और अब मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगी। तो जब भी रिलायबल कनेक्शन क्या होगा, जब आप 3 वे हैंडशेकिंग के माध्यम से कनेक्शन को पहले एस्टेब्लिश करोगे, देन बाद में आप डेटा को भेजने की कोशिश करोगे। इस वजह से ही हम बोलते हैं जो रिलायबल कनेक्शन होता है उसे कौन से वाले कनेक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं? जो वायर के अंदर किया गया कनेक्शन होता है। क्योंकि UDP में क्या होता है, आप डायरेक्ट जो है वो मैसेज ही भेज देते हो, इस वजह से वो रिलायबल नहीं होता। बल्कि वायर कनेक्शन के अंदर क्या होगा, 3 वे हैंडशेकिंग होती है। पहले वे में क्या होगा, सिंक पैकेट जाएगा, दूसरे में सिंक का एक्नॉलेजमेंट आएगा अपने पास और वापस इस सिंक एक्नॉलेजमेंट का हम एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि ठीक है, हम अब जो है डेटा भेज रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेमोरी बस इज़ मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन। बस कौन सी है? मेमोरी बस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में यूज़ ली जाएगी, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में यूज़ लेंगे, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बीच लेंगे, या फिर प्रोसेसर और आईओ के बीच में यूज़ ली जाएगी। तो मेमोरी से मतलब क्या होता है? रैम से। और रैम में अगर हम उस रैम मेमोरी बस की बात कर रहे हैं तो वो कनेक्टेड होती है प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने एक और एग्ज़ाम में भी देखा था कि पिकोनेट जो होता है वो उसमें एक मास्टर डिवाइस होती है, ठीक है, और वो अपने नीचे कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, उन्हें बोला जाएगा स्लेव डिवाइसेस। तो ये जो आप देख रहे हो ना 1 और 7, पिको डिवाइस में एक मास्टर डिवाइस होती है और 7 उसके नीचे स्लेव डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट काम करता है ब्लूटूथ की तरह। जैसे ब्लूटूथ में भी रेस्ट्रिक्शन होती है, हम एक डिवाइसेस जो हैं उनसे मैक्सिमम कितनी डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। पिकोनेट भी वैसा ही होता है, ब्लूटूथ की तरह छोटा नेटवर्क बनाने की हम कोशिश करते हैं। इसमें भी एक जो है वो मास्टर होता है, वो अपने नीचे 7 डिवाइसेस को जोड़ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। का कौन सा एक प्रकार नहीं है? सिंगल मोड ट्विस्टेड पेयर, मल्टी मोड ग्रांटेड इंडेक्स और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से इजीली कर सकते थे क्वेश्चन को कि सिंगल मोड ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर की बात कर रहा है और हम जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की बात। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नहीं है टाइप वो है डी। ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया, वाइड एरिया, वर्चुअल या फिर पर्सनल। तो ब्लूटूथ आता है अंडर द पर्सनल एरिया नेटवर्क। HDMI के अंदर ये पूछ रहा है डी और एम का फुल फॉर्म क्या होता है। HDMI केबल के प्रकार आपने देखे होंगे, और इस केबल में जो HDMI है इसका पहली बात फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब ये कनेक्टिविटी के लिए काम आता है जहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र करना है। तो H का मतलब इन्होंने नहीं पूछा, D का मतलब पूछा है। D का मतलब होता है डेफिनेशन और M का मतलब होता है मल्टीमीडिया। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर इज़ क्लियर सेपरेशन इज़ मेंटेन्ड बिटवीन द कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल। जो डेटाबेस हमने पढ़ा वहाँ पे क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल लेवल जो होता है और इंटरनल लेवल जो होता है, जिसको हमने फिजिकल लेवल बोला, इन दोनों के बीच में एक स्पष्ट विभाजन बनाए रखा जाता है। और द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई। अब ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच में विभाजन होता है, उसको स्पष्ट हम विभाजित रखते हैं, अलग अलग बात करते हैं उनकी, उन दोनों के बीच का विभाजन मेंटेन रखा जाता है। बट DDL कहाँ पे यूज़ ली जाएगी? इंटरनल स्कीमा में, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, एक्सटर्नल स्कीमा में, या यूज़र के व्यू पे, या फिर बोथ इंटरनल और कॉन्सेप्चुअल। इंटरनल स्कीमा में मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल लेके भी बताया था कि आप कौन से किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे डेटा को सेव करते टाइम पे। मेमोरी में बाइट के अंदर, बिट के अंदर कैसे डेटा सेव होगा, ये सब चीज़ें मेंटेन करता है फिज़िकल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे। अब बात अगर करेंगे DDL की, तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो बनाएगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो काम करेगा प्रोग्रामर या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो कहलाती है कॉन्सेप्चुअल लेवल। उस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ही हम टेबल क्रिएट करेंगे। अब टेबल क्रिएट करने के लिए आप सीधी कमांड देते हो क्रिएट टेबल, ठीक है। आप उसको ये नहीं बताते कि टेबल को आप हार्ड डिस्क के इस सेक्शन में जाके सेव करना, 01 में सेव करना, 8 बिट के आप स्पेस लेना, 1 बाइट के अंदर आप डेटा सेव करना। अगर आप टेबल का डेटा सेव करोगे तो आप स्टैक का यूज़ लेना। इस तरह से हम कॉन्सेप्चुअल में कुछ नहीं बताते। तो DDL की जितनी भी कमांड्स होती हैं वो सब यूज़ होती हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे। और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा सिर्फ क्या करेगा, एक ऊपर से बस क्रिएट डेटा करके कमांड देगा और डेटा अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इन कंप्यूटर सिस्टम बायोस यूज्ड इज़ ए। बायोस जो है वो किस लिए यूज़ लिया जाता है? हार्डवेयर यूज्ड टू कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये हार्डवेयर कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ लेते हैं। फर्मवेयर यूज्ड एज ए बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ये एक तरह का बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है।
सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, या फिर एक फर्मवेयर है यूज टू कंट्रोल द इंटरनल रजिस्टर ऑफ द प्रोसेसर। और ही नेक्स्ट लेवल पे चला गया ये प्रोसेसर के आंतरिक रजिस्टरों को नियंत्रण में लेने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो बायोस हमें अच्छे से पता है, एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर सिस्टम मेन मेमोरी किस लिए यूज़ ली जाती है? इन कंप्यूटर सिस्टम मेन मेमोरी यूज्ड इज़, जो मेन मेमोरी है वो उसके बारे में हमें बताना है। ये वॉलेटाइल होती है, रैंडम एक्सेस इसमें पॉसिबल है, वॉलेटाइल है बट सिक्वेंशियल एक्सेस है, नॉन वॉलेटाइल है। देखो नॉन वॉलेटाइल के तो आप कैंसिल ही लगा दो, क्योंकि रैम जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अब इन दोनों में हमें पता करना है, रैम में हम सिक्वेंशियली डेटा एक्सेस करते हैं या फिर रैंडम। देखो सिक्वेंशियल वाला टाइम जो है वो जा चुका है, अब आजकल हम हार्ड डिस्क पे काम कर रहे हैं। सिक्वेंशियल वाला काम होता था मैग्नेटिक टेप में। मैग्नेटिक टेप का मतलब वो जो सीडी होती थी रील वाली, जिसमें मैग्नेटिक पूरी स्ट्रिप पे डेटा रखा जाता था, उस तरह के डेटा स्ट्रक्चर जो है वो अब नहीं है। तो हम वॉलेटाइल और रैंडम एक्सेस जो है वो रैम में पॉसिबल होती है। व्हाट इज़ द बूट स्ट्रैपिंग कोल्ड? बूट स्ट्रैपिंग जो होता है ना उसको क्या बोलेंगे? कोल्ड हॉट स्ट्रैप, कोल्ड हॉट बूट, कोल्ड बूट या फिर हॉट बूट। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? वो होती है कोल्ड बूटिंग करना, कि हम बूट स्ट्रैप वाला जो प्रोग्राम है वो जब कोल्ड बूट करते हैं, सबसे पहले सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे ये प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है बूट स्ट्रैपिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कंप्यूटर अपने आप सेल्फ स्टार्ट होता है, हम उसको किसी भी तरीके से रीस्टार्ट करना या कुछ और फोर्स करके कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द फाइबर ऑप्टिक केबल? क्या चीज़ फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में यहाँ पे करेक्ट नहीं बोली गई? द क्लैडिंग इज़ मोर डेंस देन कोर। क्लैडिंग क्या होती है? बाहर की जो वायर की परत होती है उसे बोलते हैं हम क्लैडिंग। कोर होता है अंदर का। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है उसमें कोर किस चीज़ का बना होता है? ग्लास और प्लास्टिक का। ये बोल रहा है कि क्लैडिंग जो होती है बाहर की परत ज़्यादा डेंस होती है अंदर वाली परत से। द कोर इज़ मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, ये सही है। क्लैडिंग इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि क्लैडिंग भी किसकी बनी होती है? ग्लास की या प्लास्टिक की। और क्लैडिंग इज़ लेस डेंस देन कोर। डेंस का मतलब होता है घना होना, क्लैडिंग जो है वो लेस देन होती है, लेस डेंस होती है, कम घनी होती है कोर से। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे दिक्कत क्या है? द क्लैडिंग इज़ मोर डेंस, बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट ये बोल रहा है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। देखो इस फायर का कॉन्सेप्ट आप समझो, अंदर जो कोर है जहाँ से लाइट जाएगी वो ग्लास प्लास्टिक का बना होता है, ऊपर क्लैडिंग भी ग्लास, मोटे ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है, और इसके अंदर से वो डेटा को बाहर नहीं जाने देती। फिर जो है वो बहुत सारी लेयर्स के थ्रू होके वायर को प्रोटेक्ट किया जाता है, इस तरह से ये वायर बनी हुई होती है। तो जो ये स्टेटमेंट है कि क्लैडिंग मोर डेंस होती है कोर से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रेटेजी इज़ यूज्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 से IPv6 में जाने के लिए किस रणनीति का उपयोग नहीं किया जाता? हेडर ट्रांसलेशन, टनलिंग, ड्यूल स्टैक और बूट पी। यहाँ पे हेडर टनलिंग से आप क्या समझते हो? जैसे रिसीवर ने तो डेटा भेजा है IPv6 का, उसके पास एड्रेस है और उसने डेटा इस IPv6 की सहायता से भेजा, बट आगे IPv4 है, जिसको भेज रहे हैं उसका IP एड्रेस जो है वो वर्जन 4 के अंदर है। इनके बीच में एड्रेस को, हेडर को ट्रांसलेट करना, ये एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो नेटवर्किंग में किया जाता है। टनलिंग क्या होता है? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में यदि हमें डेटा भेजना है तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है टनलिंग। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? मैसेज को भेजते हैं। ड्यूल स्टैक हमारी हेल्प करता है। अगर आप IPv4 और IPv6 नेटवर्क ऐसा है कि दोनों जो है डिवाइसेस वो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप किसी के पास IPv4 है, किसी के पास IP का कौन सा वर्जन है? IPv6 है, वो दोनों जो हैं साथ में काम कर सके उसके लिए यूज़ लिया जाता है ड्यूल स्टैक। बट बूट पी करके जो पूरा ट्रांजिशन होता है IPv4 से V6 में, इसका उपयोग हम नहीं करते। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट यूज्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द लिएसन फॉर कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डेटा ऑन द LAN?
लैन पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के लिए संपर्क के रूप में जो कार्य किया जाता है वो कार्य करता है, किसके द्वारा किया जाता है? हब के द्वारा, ब्रिज, गेटवे या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखो, लैन पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के लिए संपर्क के रूप में कौन कार्य करता है? तो कंप्यूटर की सहायता करता है नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बिना आप जो है नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो पाओगे। और इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो एड्रेस लगा हुआ होता है उसे ही बोला जाता है मैक एड्रेस, जो कि कितने बिट का होता है? 48 बिट का। यूनिक होता है, आपके कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है नेटवर्क पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। करेक्ट ऑप्शन 3। MIPS और फ्लॉप्स स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। फ्लॉप्स क्या होता है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड नापने की या मापने की इकाई होती है। और MIPS क्या होता है? CPU पर सेकंड में कितने मिलियन ऑपरेशन कर सकता है वो चेक करने के लिए हमें MIPS का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML डॉक्यूमेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैग फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। आप HTML में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो ये पूरा आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, टैग का सीक्वेंस क्या होगा। मुझे बताओ, आप HTML का डॉक्यूमेंट आप कैसे शुरू करोगे? HTML के टैग से। देन आप लिखते हो, उसका टाइटल नहीं होता, हेड टैग होता है। हेड टैग लिखने के बाद आप उसका टाइटल लिखते हो, देन आप बॉडी लिखते हो। तो करेक्ट ऑप्शन सीक्वेंस यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 127.0.127.195। पहले बताओ कौन सी क्लास का नेटवर्क है? ये जो क्लास है ये पूरी रिजर्व की जाती है लूप बैक एड्रेस के लिए। और यहाँ पूछा है ये क्या है, ये कौन सा एक एड्रेस है? मल्टीकास्ट, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, लूप बैक एड्रेस या लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, इसे बोला जाता है लूप बैक एड्रेस। ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन द रिकवरी मैनेजर मस्ट एंश्योर। अब एक जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है डेटाबेस के अंदर, रिकवरी मैनेजर क्या एंश्योर करेगा? एसिड रूल्स को एंश्योर करेगा, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी को एंश्योर करेगा, या एटोमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी को एंश्योर करेगा। तो ये मैंने अभी आपको जो DBMS का पूरा रिवीजन वीडियो बनाया था उसमें बताया था, डेटाबेस एसिड प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है। इसमें एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी, ये चारों ही गुण होते हैं एसिड प्रॉपर्टी में। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ इट्स कैपेबिलिटी ऑन द कंप्यूटर सर्वर टू विच इज़ कनेक्टेड। किस प्रकार का एक टर्मिनल उस कंप्यूटर सर्वर जिससे वह जुड़ा हुआ होता है वह अपनी सभी क्षमताओं के लिए पूरी तरह निर्भर रहता है? वो डम टर्मिनल होता है, स्मार्ट टर्मिनल होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर होता है? तो उसे आप ध्यान रखना, उसे बोला जाता है डम टर्मिनल, जो पूरा का पूरा अपने सर्वर कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंड करता है, पूरा डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन जो डिले होता है डज नॉट डिपेंड ऑन। देखो, ट्रांसमिशन डेटा अगर ट्रांसमिट करेंगे तो डिले किस वजह से होता है, उनमें से यहाँ पे एक रीज़न है जो नहीं होता। ठीक है, ट्रांसमिशन डिले जो है वो इस एक रीज़न से नहीं होता, बाकी सबकी रीज़न से वजह से ट्रांसमिशन डिले हो सकता है। बैंडविड्थ ऑफ मीडियम, तो नॉर्मल सी बात है, जिस वायर की बैंडविड्थ कम होगी डेटा कम जाएगा तो आपके ट्रांसमिशन डिले कन्फर्म होगा। ट्रांसमिशन रेट क्या है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है और ट्रांसमिशन डिले हो सकता है। पैकेट का लेंथ क्या है ये भी डिपेंड करता है, जितनी कम लेंथ का पैकेट होगा ट्रांसमिशन डिले होगा, और ज़्यादा लेंथ का करोगे तो डेटा जल्दी जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन राउटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक राउटर से दूसरी राउटर से आपका डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ पे हो जाएगा गलत। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नंबर ऑफ पिन कितने होते हैं RJ45 कनेक्टर के अंदर? 8 होते हैं, 4, 2 होते हैं या 10? RJ45 कनेक्टर में आप देखना 8 पिन्स होती है, अलग अलग तरीके की कलर की वायर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। RJ45 कनेक्टर यूज़ की इसलिए लिया जाता है, ईथरनेट केबल को यूज़ करने के लिए इसे लिया जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इज़ ट्रांसमिशन ऑफ टाइप। आप मुझे ये बताओ, कीबोर्ड अगर कोई डेटा कंप्यूटर में भेजता है तो क्या कंप्यूटर रिप्लाई में कोई डेटा कीबोर्ड को भेजता है? तो ऐसा तो नहीं होता।
नहीं होता इसका मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक दिशा में जा रहा है, वो भी कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ। इसका मतलब आप कौन सा जो कम्युनिकेशन बना रहे हो, सिंप्लेक्स बना रहे हो, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक, वो होता है सिंप्लेक्स। एक सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन आपने पैटर्न बना लिया, इसे ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। आपने सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड को फॉलो किया, जिससे आप डेटा जो है वो एक ही दिशा में भेज रहे हो। द बैंकर्स एल्गोरिदम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ ली जाती है? डेडलॉक की रिकवरी के लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, या फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करवाने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज़ लेते हैं। तो ये सारे गलत हो जाएंगे। बैंकर एल्गोरिदम का यूज़ होता है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। ए कंप्यूटर सिस्टम हैविंग एलईडी मॉनिटर, एलईडी का फुल फॉर्म पूछा है, लाइट अमिटेड डायोड होता है इसका फुल फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछा इन स्लो स्टार्ट फेज ऑफ टीसीपी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम द साइज ऑफ कंजेशन विंडो। जैसे ही टीसीपी का कनेक्शन बनता है तो क्या होता है, डेटा जो आपने भेजना शुरू किया, स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होती है और बाद में क्या होता है, द साइज़ ऑफ द कंजेशन विंडो उस टाइम पे क्या होता है, धीरे 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 होते होते इंक्रीज़ होता है एक्सपोनेंशियली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। USB 2.0 ऑफ़र करता है सिर्फ एक साइड के कम्युनिकेशन के लिए, वन वे कम्युनिकेशन, और USB 3.0 जो है वो टू वे कम्युनिकेशन अलाउड करता है। दोनों में से सही स्टेटमेंट कौन सी है वो हमें बतानी है। करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2.0 वन वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और 3.0 जो USB का एक वर्जन है वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ ए मेथड इन विच एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंड आउट ऑन द एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द वन। ये काम कौन करेगा या इस काम को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, स्विचिंग, लिंक स्टेट राउटिंग या फ्लडिंग। देखो ये काम किया जाता है हब के द्वारा, और ये जो होता है कि जैसे 4 कंप्यूटर हैं, हमने हब के पास में एक डेटा भेजा, वो भेजा है हमने इस एक पर्टिकुलर नोड के लिए, बट जहाँ से डेटा आया उस वाली नोड को छोड़ के बाकी सबको वो डेटा क्या करता है, भेज देता है। इसे क्या कहते हैं? फ्लड करना, फ्लडिंग करना। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ARP? अब एक ही पेपर में ARP से 2 क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैंने आपको उस रिवीजन वाले टाइम पे भी ये बता दिया उस वीडियो में कि क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेगा आपको ARP से। रिजोल्व IP एड्रेसेस टू मैक एड्रेस, कन्वर्ट इंटरनल प्राइवेट एड्रेस टू एक्सटर्नल पब्लिक एड्रेस, बिल्कुल गलत। ट्रांसलेट URL टू IP, बिल्कुल गलत। प्रोवाइड डायनामिकली IP कॉन्फ़िगरेशन टू, बिल्कुल गलत। अब आपको अगर सिर्फ ये पता था ना कि मैक अगर पता है और IP पता करना है तो RARP, और IP अगर पता है और मैक हमें पता करना है तो ARP। सिस्टम का हार्डवेयर एड्रेस आपको पता करना है तो हार्डवेयर एड्रेस की समस्या को दूर करने के लिए हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज़ लेते हैं। अब आपको अपना एड्रेस पता करना है तो आप ARP का यूज़ लोगे। अगर आपको अपना IP पता करना है तो आप RARP प्रोटोकॉल का यूज़ लेते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ STTP? STTP का डायरेक्ट क्वेश्चन है, पोर्ट नंबर पूछा है, ये होता है 80। 2021 किसका होता है? FTP का। 23 नंबर किसका होता है? टेलनेट का। इस तरह से पोर्ट नंबर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और आपके एग्ज़ाम में कंफर्म क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। MS वर्ड जो है द रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन, एडिटिंग ऑप्शन को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें तो वो ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? रिव्यू में, व्यू में, लेआउट में या फिर इंसर्ट में। वो हमें मिलेगा रिव्यू के अंदर जाके हम उसमें एडिटिंग करना बंद कर सकते हैं, और उस ऑप्शन का नाम क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम? कौन सा एक एंटीवायरस का प्रोग्राम नहीं है? क्विक हिल होता है, नॉर्टन होता है, टीम व्यूअर, कैस्पर स्काई ये भी होता है। अब टीम व्यूअर किसके लिए काम आएगा? मान लेते हैं आपका घर पे कंप्यूटर है, आप ऑफिस में बैठे हो, आपको अपने घर पे कंप्यूटर पे कुछ काम है, कोई डेटा आपको लेना है, तो टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर की सहायता से आप उसको दूर बैठे हुए भी एक्सेस कर सकते हो।
यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा, टीम वेयर जो है वो एंटीवायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, फोटोशॉप होता है, वन नोट होता है। गलत क्या है? कमांड इंटरप्रेटर शेल, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड के लिए आवश्यक प्रोसेसर और रैम का प्रकार निर्धारित किससे किया जाता है? देखो उस एक पर्टिकुलर मदरबोर्ड के लिए कौन सी रैम सही रहेगी और कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा, इस चीज़ का निर्धारण कौन करेगा? कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, यूएसबी पोर्ट या चिपसेट? तो वो डिपेंड करता है चिपसेट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी दैट समटाइम लीड टू मोर फॉल्ट, ज़्यादा फॉल्ट दे देती है वो उस व्हेन द नंबर ऑफ पेजेस या फ्रेम का साइज़ हम इंक्रीज़ करें। देखो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, इसमें क्या होता है, कई बार हम अगर मेमोरी का साइज़ बढ़ा दें, पेज फ्रेम के साइज़ बढ़ा दें, तो भी क्या होता है, पेज फॉल्ट ज़्यादा आते हैं और इस प्रॉब्लम को बोला जाता है बेलाडी एनामली। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है बेलाडी एनामली। और कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बेलाडी एनामली कौन सी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से रिलेटेड है, या फिर कई बार ये चीज़ देके एग्जांपल देके कि इंक्रीज़ कर दिए पेज का साइज़ बट फिर भी क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये किस वजह से है, कौन सी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ऐसी होती है? वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द सीमाफोर? सीमाफोर के बारे में हमसे पूछा है, कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? इट इज़ यूज टू सोल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। इट इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज द प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज इज यूज्ड बाय ओएस, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, ये भी बिल्कुल सही है, सीमाफोर की एक इंटीजर वैल्यू होती है। इट इज़ ए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर, ये कोई हार्डवेयर नहीं होता और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। HTTP, WWW और FTP आर यूज्ड इन विच लेयर ऑफ द OSI? OSI की कौन सी लेयर में ये सारे प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ किए जाते हैं आपकी एप्लीकेशन लेयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेयर द ट्रेलर कंटेन्स CRC बिट यूज्ड फॉर एरर कंट्रोल? किस लेयर में साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बिट जो हैं वो ऐड की जाती हैं या फिर स्टार्टिंग में कंटेन की जाती हैं? तो ये होती है डेटा लिंक लेयर में। करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इज़ 128 बिट, करेक्ट ऑप्शन 1 आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी है। फॉर द कैश मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, कैश मेमोरी के बारे में यहाँ कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इट इज़ ए सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ मेमोरी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ फास्ट एंड स्मॉल मेमोरी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल सही है। और इट इज़ यूज्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी, तो रैम की तरह या प्राइमरी मेमोरी की तरह हम इसको यूज़ नहीं करते, गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हार्ड डिस्क ड्राइव सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर द डिस्क लेटेंसी इज़ द सम ऑफ, डिस्क जो लेटेंसी है वो किस चीज़ का सम होती है? सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशनल डिले का सम होती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटोकॉल IPsec, IPsec प्रोटोकॉल इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द पैकेट, जो डेटा का पैकेट होता है उसको IPsec क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। विच सर्विस इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय IPsec? अब IPsec के द्वारा कौन सी एक सर्विस नहीं प्रोवाइड करवाई जाती? एरर डिटेक्शन, पैकेट ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, ये होती है प्रोवाइड। डेटा इंटीग्रिटी होती है, इंक्रिप्शन होता है, बट एरर डिटेक्शन का काम जो है वो ये नहीं करती। कौन सा एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? रिस्क प्रोसेसर जो होते हैं हैज़ लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एज़ कम्पेयर टू सिस्क प्रोसेसर आर लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एज़ कम्पेयर टू रिस्क, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता है तो आप इससे आइडिया लगा लोगे। अब दूसरी स्टेटमेंट है कि रिस्क मशीन हैव कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल लेंथ, बिल्कुल गलत है। ये मैंने आपको अभी जो वीडियो बनाया था COA का, उसमें अच्छे से समझाया है रिस्क सिस्क को लेके। और सिस्क और रिस्क प्रोसेसर जो होते हैं हैव इक्वल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल गलत है। चौथी स्टेटमेंट है, सिस्क प्रोसेसर हैव मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल करेक्ट। और कंपेयर टू रिस्क प्रोसेसर, किसके कंपैरिजन में? रिस्क के कंपैरिजन में। सिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
इसमें डेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इंस्ट्रक्शन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ़ लाइन में ज़्यादा आता है, इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, ठीक है। बट बात करें रिस्क की तो वो होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन को हम रिड्यूस करके कोशिश करते हैं 1 या 2 लाइन में हम कोड को पूरा लिख दें। और यहाँ पे डेटा एलिमेंट की साइज़ जो होती है, इंस्ट्रक्शन की जो साइज़ होती है वो पूरी फिक्स होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एज्यूम करना है आपके पास 20 नोड हैं और आपको एक मैश टोपोलॉजी बनानी है। हाउ मैनी नंबर ऑफ फिजिकल डुप्लेक्स लिंक आर नीडेड, आपको कितनी नंबर ऑफ वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला, जब भी आपको टोपोलॉजी बताई है, ये मैंने आपको फॉर्मूला ज़रूर करवाया है कि अगर हमारे पास 4 नोड हैं उनको आपस में मैश टोपोलॉजी के माध्यम से जोड़ने के लिए कितनी वायर चाहिए। फॉर्मूला इसका डायरेक्ट है, n को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 से डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कितनी नोड है 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 कम 19 से बटे 2, तो ये हो जाएगा 10। टोटल मिला के हमें कितने लिंक चाहिए 190। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद बिजी वेटिंग। काउंटिंग सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर, मॉनिटर, टेस्ट और लॉक स्निप लॉक। तो ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं टेस्ट लॉक के द्वारा, और ये क्वेश्चन बेसिक अनुदेशक में नहीं आएगा तो आप इसकी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल टू कनेक्ट एंड एक्सेस ए डेटाबेस। एक्सएमएल डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये आपने देखा भी होगा, ओडीसी कहते हैं इसे, ये होता है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी भी होती है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल ये भी होता है। बात करें एक्सएमएल डेटा कनेक्टिविटी की तो ऐसी कोई कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। कौन सी नहीं है। स्कैन होती है, सी स्कैन होती है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट होती है, एफ स्कैन नहीं होती, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज ट्रांसफर्ड एट द हाई स्पीड। हाई स्पीड में आप जब डेटा भेजना चाहते हो लाइट की फॉर्म में कौन सी केबल यूज़ लोगे, फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ए प्रोसेस इज अलाउड द लार्जेस्ट अवेलेबल होल। एक ऐसी प्रोसेस एलोकेशन हमें पता करनी है, प्रोसेस एलोकेशन की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो क्या करेगी, आपको पूरी मेमोरी में जो सबसे बड़ा स्पेस होता है वो सबसे पहले देगी। ये कहलाती है वर्स्ट फिट एल्गोरिदम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सॉलिड स्टेट डिस्क एसएसडी जो है वो डैश एंड डैश होती है, देन मैग्नेटिक डिस्क। कंपेयर किससे कर रहे हैं, हार्ड डिस्क के साथ में। तो हार्ड डिस्क से आप वैसे ही बताओ कि एसएसडी फास्ट होती है, एक तो फास्टर होगी, स्लोअर नहीं होगी, और यहाँ पे स्लोअर नहीं होगी। और उसमें रखा हुआ डेटा जैसा हार्ड डिस्क में होता है वैसे ही उसमें भी डेटा जो है वो सुरक्षित रहता है। एक बार जो सेव कर दिया वो अपने आप डिलीट नहीं होता, लाइट जाने पे भी वो डिलीट नहीं होता। ये प्रॉपर्टी होती है नॉन वॉलेटाइल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी। नॉन इम्पैक्ट, आप पेपर को टच नहीं करोगे, इम्पैक्ट नहीं करोगे उस पेपर के ऊपर, वो होता है लेज़र, लाइन, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो ये दोनों तो लाइन से बाहर हो जाएंगे। डॉट मैट्रिक्स और जो डेजी व्हील है वो तो टच करता है। बात करें लाइन प्रिंटर की, वो भी टच करता है। एक ही ऑप्शन बचा लेज़र प्रिंटर, और आप पहला ऑप्शन पढ़ के समझ जाओगे नॉन इम्पैक्ट मतलब लेज़र लाइट के थ्रू आप जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो वो होती है आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट इन ओएस, विंडोज़ ओएस। अगर आपको विंडोज़ ओएस के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कोई डायरेक्टरी बनानी है तो आप क्या कमांड लिखोगे, मेक डायरेक्टरी, ऐसी तो कोई कमांड ही नहीं होती, क्रिएट dir, mkdir या crdir। तो आपको समझ आ गया होगा देखते ही, ये होती है mkdir, फुल फॉर्म होती है इसकी मेक डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड यूजेज बाय कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट रियल नंबर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा मेथड कंप्यूटर यूज़ करता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक्सपोनेंट विद बेस नोटेशन, मैंटिसा विद बेस नोटेशन, इंटीजर डेसिमल नोटेशन। कंप्यूटर के द्वारा यूज़ लिया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी।
विच इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैकबॉल, माउस, ऑप्टिकल या ट्रैक पैड। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, यहाँ पे करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर मैसेज इंक्रिप्शन, यूज़र ऑथेंटिकेशन, टनलिंग या फिर मैसेज ऑथेंटिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो किस तरह की टेक्निक है, वो है मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रेस रूट प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग, आप पिंग के ज़रिए जनरेट करते हो, TTL, बोथ ICMP TTL या ICMP। रूट को ट्रेस करने के लिए हम ICMP और TTL दोनों ही प्रोटोकॉल्स का यूज़ लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ए मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। ALU, टाइप ऑफ प्रोसेसर सॉकेट यूज्ड, तो ये मदरबोर्ड पे होते हैं। फॉर्म फैक्टर होते हैं, चिपसेट यूज़ किए जाते हैं, बट ALU जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 2 बेसिक कंपोनेंट पूछे हैं CPU के, बायोस और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और मेन मेमोरी, रैम और बायोस। CPU के भाग होते हैं ALU और CU। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कोर्टाना होता है, एलेक्सा, सिरी, ये तीनों होते हैं। मूव AVI कुछ नहीं होता। 132 का हो जाएगा आपका बी। योर राउटर हैज़ दिस IP एड्रेस on the Ethernet 0, which of the following can be valid host ID on the LAN interface attached to the router। ये क्वेश्चन आपके बेसिक अनुदेशक के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, एक बार हम इस चीज़ को स्किप कर देंगे यहीं पे। और इन कंप्यूटर लैब द कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड टू स्विच, कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है स्विच से। इन विच टोपोलॉजी, तो वो होता है स्टार टोपोलॉजी। प्रॉक्सी सर्वर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, टू मैनेज डेटाबेस, टू बैकअप कंप्यूटर, टू एक्सटर्नल एक्सेस या फिर वायरस चेकिंग। ये होता है आपका एक्सटर्नल एक्सेस को जहाँ पे हम यूज़ करेंगे उस जगह प्रॉक्सी सर्वर यूज़ लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ICMP, टेलनेट, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और नेटवर्क फाइल सिस्टम। ICMP जब मैंने आपको करवाया था उस टाइम पे बताया था ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या काम में लिया जाता है, कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, तो ये प्रोटोकॉल काम आता है आपकी लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे। बाकी के प्रोटोकॉल जो हैं वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। HTTP वेब सर्वर है, इनमें से कौन सा एक HTTP का वेब सर्वर है, लूसेन, फेडोरा, पर्ल या फिर अपाचे, तो ये है अपाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज कंप्यूटर XY जो हैं दोनों, उनके IP एड्रेस एक का ये है और एक का ये है रिस्पेक्टिवली। दे बोथ यूज़ द नेटवर्क मास्क N, दोनों एक N मास्क का यूज़ करते हैं नेटवर्क मास्क का। N गिवन द बिलो शुड बी नॉट बी यूज्ड इफ़ X एंड Y बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, दोनों को हमें ये बताना है कि सेम नेटवर्क मास्क से ये संबंधित हैं, बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। उसके लिए हमें एक कौन सा ऑप्शन है जो यूज़ नहीं करना चाहिए, हो सकता है उसको यूज़ करने से वो दोनों अलग क्लास के हो जाएंगे। 172.16 कौन सी क्लास का एड्रेस है, पहले तो आप ये बताओ। तो ये हो जाएगा आपका क्लास B का एड्रेस है ना। 126 से लेके 191 तक होती है क्लास B। अब क्लास B के अंदर आप क्या करोगे, 255.255.0.0 इस तरह का एक IP यूज़ लोगे। दोनों को सेम क्लास का बताने के लिए देखो इसके तीसरे ऑक्टेट में 1 है, यहाँ पे भी तीसरे ऑक्टेट में 1 है। 1 अगर दोनों ऑक्टेट में 1 है इसका मतलब वो दोनों सेम क्लास के हैं। तो हम अगर इन दोनों को 255 यहाँ पे भी लिख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बात करें ये 113 की और 91 की, तो यहाँ अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये क्या करेंगे, दोनों सेम नेटवर्क के IP बन सकते हैं। बात करें 128 की, तो देखो 128 जो है वो यहाँ पे 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। अब जब 113 जो है वो यहाँ पे 1 होगा कहीं ना कहीं, 1 को करके 13 करेंगे, उससे क्या होगा जब इनका एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे नेटवर्क पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सेम रूल लगेगा 91 पे, 91 भी यहीं कहीं लिखा जाएगा, उससे भी ये सारा आंसर जो है हमारा वो 0 आ जाएगा। दोनों सेम नेटवर्क को ही दिखाएंगे। बात करें इसकी 192 में देखो 2 1 1 आएंगे, बाकी सब 0 होंगे। तो ये सेम नेटवर्क को
बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि 113 जो है वो 192 से नीचे नीचे ही पूरा हो जाएगा। फिर आता है 0, अगर 0 आए तो सबसे बढ़िया है, अपने आप ही जो चौथा ऑक्टेट है वो 0 हो जाएगा। बट अगर बात करें थर्ड की 224 की, तो 111 और फिर हम 000 लिखेंगे। जब 113 को हम यहाँ पे कहीं पे लिखेंगे तो 1 आ जाएगा इस जगह पे, 113 में 1 एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे आते ही नेटवर्क जो हो जाएगा अलग हो जाएगा यहाँ पे चौथे ऑक्टेट में। बेसिक अनुदेशक का क्वेश्चन ये नहीं है, ये उसका है जिसने आईपी एड्रेस अच्छे से पढ़ रखा है। तो आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जितना कर रखा है उतना ही आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप चाहे छोड़ देना, ठीक है। यहाँ का ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। द होस्ट और राउटर दैट फ्रेगमेंट ए डेटाग्राम चेंजेस द फील्ड। जब होस्ट या राउटर जो डेटाग्राम को विभाजित करते हैं वो किस फील्ड को बदलते हैं? प्रोटोकॉल को, सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस को, टोटल लेंथ को, या फिर टाइप ऑफ सर्विस को। तो देखो, जो सर्विस है, अगर हमें मेल भेजनी है तो वो मेल की सर्विस में जाएगी। प्रोटोकॉल कभी रूल चेंज नहीं होते, उसका कोई डिवाइडेशन नहीं होता। और सोर्स और आईपी का एड्रेस तो हमें कंफर्म चाहिए, हम किस चीज़ में जो है चेंज कर सकते हैं उसको विभाजित करते टाइम पे उसके डेटा फील्ड के अंदर। टोटल लेंथ में हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल रिजल्ट इन द सेंडिंग ऑफ सिंक पैकेट्स। कौन से इस सिस्टम कॉल के कारण सिंक पैकेट भेजे जाते हैं? सॉकेट में, कनेक्ट में, बाइंड में, या फिर लिसन में? तो ये भेजे जाते हैं जब आप कनेक्ट होते हो। तो मैंने आपको बताया था 3 वे हैंड शेकिंग होती है, आप पहली बार सिंक पैकेट भेजते हो, फिर आपको रिसीवर की साइड से सिंक पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिलता है, आप उसको वापस से एक्नॉलेजमेंट भेजते हो। इस तरह से जो कनेक्शन बनता है इसे रिलायबल कनेक्शन बोलते हैं, और ये कहलाती है 3 वे हैंड शेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायनामिकली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? राउंड रॉबिन, फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रिमिटिव, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या फिर ये एक नाम बोल रहा है अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा, ऐसे नाम की कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक फॉल्स स्टेटमेंट है वो बतानी है। टीसीपी गारंटी करती है मिनिमम कम्युनिकेशन रेट, सबसे कम न्यूनतम संचार की जो दर है वो गारंटी करती है। टीसीपी रिएक्ट टू कंजेशन बाय रिड्यूसिंग सेंडर विंडो साइज। टीसीपी क्या करेगी, अगर कोई कंजेशन आता है तो सेंडर विंडो का जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। टीसीपी एम्प्लॉयज़ रीट्रांसमिशन टू कॉम्पनसेट फॉर द पैकेट लॉस। अगर नेटवर्क में कोई पैकेट लॉस हो जाए तो टीसीपी आपको ये गारंटी करती है कि वो रीट्रांसमिट कर देगी उस पैकेट को दोबारा से। टीसीपी इंश्योर इन ऑर्डर डिलीवरी। टीसीपी ये इंश्योर करती है कि मैं इन ऑर्डर डिलीवरी आपको पहुंचा दूंगी। यहाँ पे कौन सा गलत है? तो देखो, टीसीपी इन ऑर्डर देती है डिलीवरी, और उसका जो नुकसान का जो भी भरपाई होगी उसके लिए वो रीट्रांसमिट भी करती है पैकेट को। और यदि कंजेशन हो रहा है नेटवर्क में तो वो क्या करती है, ऑटोमेटिक सेंडर का जो विंडो साइज़ है वो छोटा कर देती है। बट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है, क्योंकि टीसीपी आईपी गारंटी नहीं करती कि वो मिनिमम कम्युनिकेट रेट दें, वो तो मैक्सिमम देने की कोशिश करती है। एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट की बतानी है फॉर प्रूफिंग ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। एल्ट F7 के साथ में शिफ्ट F7, F7 या फिर F2। ये डायरेक्ट F7 होता है और प्रूफिंग होता है किसी वर्ड के स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग करना। एट द बॉटम ऑफ द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रॉयड OS फ्रेमवर्क द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इज। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ लिया जाता है? BSD यूनिक्स कर्नल में, मैक माइक्रो कर्नल में, लाइनेक्स में, या विंडोज़ में? ये यूज़ लिया जाता है। एंड्रॉयड OS जो फ्रेमवर्क है वो यूज़ लिया जाता है लिनक्स कर्नल के अंदर। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड इन डेटा बेस यूज्ड इन द एंड्रॉयड। कौन सा एक बिल्ड इन डेटा बेस आप यूज़ करते हो एंड्रॉयड के अंदर? नो SQL, बिग SQL, ओरेकल, या SQLite? ये हो जाएगा SQLite। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस विच कनेक्ट BCD टू 7 सेगमेंट इज ए टाइप ऑफ। वो डिवाइस कौन सी होती है जो BCD को 7 खंडों में जोड़ता है? तो उसे बोला जाएगा डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, या डीमल्टीप्लेक्सर? उसे बोला जाएगा डिकोडर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक रैम। स्टैटिक रोम की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ D फ्लिप फ्लॉप,
इसको रिफ़्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टैटिक रैम यहीं पे आ गई पकड़ में, उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है डी रैम को। की लॉगर आर फॉर्म ऑफ, की लॉगर क्या होते हैं, आप कोई कीबोर्ड पे कुछ प्रेस कर रहे हो और आपकी जो कीज़ हैं उनको चेक किया जा रहा है या उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो कहलाता है की लॉगर। इसे सोशल इंजीनियरिंग बोलेंगे, ट्रोजन, स्पाईवेयर या शोल्डर सर्फिंग। तो ये एग्जैक्टली होता है शोल्डर सर्फिंग, मतलब आपके शोल्डर के पास में कोई बंदा बैठा है और वो आपके पासवर्ड देखने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ही काम ये जो की लॉगर सॉफ्टवेयर है ये करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, द प्राइवेट की इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर प्राइवेट की को कौन रखता है? रिसीवर, सेंडर, बोथ रिसीवर सेंडर, या फिर नीदर रिसीवर नोर सेंडर। तो वो कौन रखेगा? प्राइवेट की रखेगा रिसीवर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।